Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 3rd of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 3 जुलाई 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होने वाला है। नाउ बढ़ते हैं आगे और यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग ऐसे नहीं दे पाओगे। ये वीडियो के अंदर ही यहाँ पर इसका जवाब है, तो आगे आपको वीडियो देखना है। एक आर्टिकल आएगा इस टाइप का और वहाँ पर आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। क्वेश्चन ये बोलता है जो नाट्रक्स है ये हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है, ये एक लॉन्गेस्ट ट्रैक है एशिया के अंदर, ये कहाँ पर लोकेटेड है आप लोगों को बताना है। ए ऑप्शन बोलता है इंदौर, बी ऑप्शन बोलता है कोची, सी ऑप्शन बोलता है मुंबई या फिर डी ऑप्शन बोलता है लखनऊ। सही आंसर सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप लोगों को पता है, जिन भी लोगों को, वो अभी यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करो, अदरवाइज वीडियो को देखो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, देन उसके बाद टाइप करना। नाउ आते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इस YouTube चैनल पर दो वीडियोस डेली अपलोड होते हैं, एक द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का और दूसरा ये डेली करंट अफेयर का। अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो अच्छे से देख लिए हैं तो आपके सारे करंट अफेयर इन दोनों वीडियो से ही कवर हो जाने हैं। नाउ यहाँ पे पहले आर्टिकल में बात करी गई है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। अब जो सुप्रीम कोर्ट है इसने डायरेक्ट किया किसको, एनडीएमए को, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, कि क्या करो भाई, गाइडलाइंस वगैरह बनाओ ताकि जो कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं, खासकर यहाँ पर बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जिनका आप कह सकते हो एक मेन मेंबर हुआ करता था जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड हुआ करती थी। नाउ कोविड की वजह से उस व्यक्ति की डेथ हो गई है, अब क्या है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, सरकार कंपनसेशन से बच रही है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से गाइडलाइंस वगैरह फ्रेम कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है एनडीएमए को कि भाई एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन दिया जाए। एक्स ग्रेशिया का मतलब क्या होता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे एग्जाम के लिए, एक्स ग्रेशिया का सिंपल सा मतलब है जो कि आपको हर जगह गूगल पर देखने को मिलेगा कि सरकार लीगली बाउंड नहीं है, सरकार के ऊपर कोई जोर नहीं है कि सरकार के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उनको कंपनसेशन देना है, ठीक है, लीगली बाउंड नहीं है सरकार, लेकिन फिर भी कंपनसेशन देती है, दैट इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया। नाउ ये कंपनसेशन देना चाहिए फैमिली मेम्बर्स को आज के टाइम पर, उन फैमिली मेम्बर्स को जो कि कोविड की वजह से काफ़ी बुरी तरह से अफेक्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट किया एनडीएमए को कि आप लोग जो है ये कंपनसेशन वगैरह पे करो, जो भी जिन लोगों की भी डेथ हुई है, ठीक है, उनकी फैमिलीज़ वगैरह को यहाँ पे किया जाए ताकि वो लोग जो है ये सारी प्रॉब्लम से उभर के निकल सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। नाउ अब जो एग्जैक्टली हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जैसा कि इसका नाम है, नाम से ही आपको ही पता चल रहा होगा क्या काम है इसका, ठीक है। नेशनल डिजास्टर, जो भी डिजास्टर्स आते हैं उसको मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है ये तो हमने ऊपर से समझ लिया। एग्जैक्टली देखो, सबसे पहले इसके माता पिता कौन है, मतलब कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, पहली चीज़ आपको ये देखना है। देन उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी डिज़ास्टर्स हैं, नेचुरल और मैन-मेड डिज़ास्टर्स हैं, उन डिज़ास्टर को किस तरीके से टैकल किया जाए, उन डिज़ास्टर के रिगार्डिंग किस तरीके से रिस्पॉन्स होना चाहिए ताकि उन डिज़ास्टर्स को कम से कम किया जा सके, इसका ये ऑब्जेक्टिव है। देन उसके बाद इसका ओरिजिन की बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया था थ्रू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। आपको मालूम होगा डीएम एक्ट के बारे में मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, इसी के रिगार्डिंग आप कह सकते हो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी एस्टेब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है इसके बारे में बातचीत करी गई है, कौन कौन होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है एनडीएमए के, और उसके साथ यहाँ पे आज के टाइम पर बहुत सारे मेंबर्स देखने को मिल पाएंगे, ठीक है, जिनको नॉमिनेट किया जाता है उनके एक्सपर्टीज़ के ऊपर, यानी कि कितने एक्सपर्ट हैं वो। अब एक्सपर्ट कौन सी एरिया में होने चाहिए, जैसे कि प्लानिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, इन सब चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर उसको एज अ मेंबर अपॉइंट किया जाएगा।
अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद जो डे टू डे मैनेजमेंट है इस पूरी एजेंसी का, वो कौन देखता है? वो देखता है ऑफिस ऑफ द वाइस चेयर। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल नंबर 2 जिसके अंदर डिस्कशन किया गया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। नाउ अब यहाँ पर क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, अभी यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की हाल ही में रिपोर्ट रिलीज करी गई, इन्होंने ये बताया कि इंडिया का जो प्लेस है खासकर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर, ये पहले 37 हुआ करता था, लेकिन जो 2020 की रिपोर्ट है वो ये बताती है इंडिया काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है इस साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में। इनफैक्ट इंडिया की जो पोजीशन है वो 10th पोजीशन देखने को मिली है, मतलब कि 37 से डायरेक्टली हम लोग 10th पर जंप कर चुके हैं। मतलब साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी बेहतर तरीके से वर्क किया गया है। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी है ये एक इंडेक्स है, क्रिएट करा गया है, और इसके अंदर आप कह सकते हो ये जो इंडेक्स है बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, क्या क्या रैंक है उनकी उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ किसने किया है, पब्लिश किसने किया है? देखो एनालाइज और पब्लिश किया है आईटीयू ने, दैट मीन्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। देन उसके बाद काम क्या है? देखो काम यही है कि ये जो मेजर करती है, देखती है हाँ भाई साइबर सिक्योरिटी को लेकर ये जो 194 मेंबर्स आपको यूएन को मालूम होगा, तो ये जो मेंबर्स हैं ये साइबर सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं उन चीज़ को यहाँ पर देखा जाता है। नाउ जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है ये आपको ध्यान रखना है, ये चौथी रिपोर्ट है जो कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी के द्वारा लाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडेक्स है इसकी चौथी रिपोर्ट थी ये, अब ये जो एडिशन आया है ये आईटीयू के द्वारा आया, ये भी देख लिया हमने। क्वेश्चन ये है आपसे ये भी बन सकता है कि इस इंडेक्स का पहला वर्जन कब आया था? तो पहले वर्जन को लॉन्च किया गया था 6 साल पहले, ठीक है। अब यहाँ पर लगा लो कौन सा ईयर होगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, हर एक कंट्री का जो डेवलपमेंट वगैरह है वो कितनी तरीके से डेवलप कर रही है, किस किस चीज़ों के ऊपर, बेसिकली 5 पिलर्स के ऊपर वर्क कर रही है, जैसे कि लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आती है एक इंपॉर्टेंट चीज़, वो यह है जो टॉप रैंक है ग्लोबल इस साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर वो किसने हासिल करी है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। साल 2020 में किसकी टॉप रैंक आई है जीसीआई के अंदर? तो इसको अचीव किया गया है यूएस के द्वारा, यूएस टॉप पर है। देन सेकंड पर कौन है? सेकंड पर यूके एंड सऊदी अरेबिया है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद इनका आप कह सकते हो यूएसए का जो स्कोर है वो है 100, ठीक है, 100 नंबर से यहाँ पे यूएस आगे निकला है। देन उसके बाद यूके और सऊदी अरेबिया का 99.54 स्कोर है। देन उसके बाद एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर कौन सी कंट्री टॉप करती है? तो वो साउथ कोरिया है, ध्यान से सुनना, नॉर्थ कोरिया नहीं कह रहा हूँ, साउथ कोरिया है। देन उसके बाद सिंगापुर है, ये दोनों काफ़ी टॉप पर हैं एशिया पैसिफिक रीजन की साइड से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद क्या है, अब हम लोग बात करें कुछ और कंट्रीज़ की इस इंडेक्स के अंदर, तो जैसे कि रशिया हो गया, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, देन मलेशिया हो गया, ये 5वीं प्लेस पर है। देन उसके बाद लिथुआनिया 6ठी प्लेस पर, जापान 7वीं प्लेस पर, देन उसके बाद कनाडा आगे है, फिर फ्रांस है, फिर उसके बाद 10वें नंबर पर इंडिया आ जाता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इंडिया के बाद आप कह सकते हो और भी बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि तुर्की हो गया, इसकी 11वीं पोजीशन है, जर्मनी की 13वीं पोजीशन है, चाइना की 33वीं पोजीशन है, इजराइल की 36वीं पोजीशन है। तो ये कुछ पोजीशंस हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इंडिया की पोजीशन के बारे में ज़्यादातर ध्यान रखना है। इंडिया का जो रैंक है वो 10th है, मैंने आपको बताया इस चौथे एडिशन में जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 है। और इसमें यहाँ पर क्या हुआ है, 2018 में इंडिया का रैंक 37 था, तो 37 से डायरेक्टली हमने 10वें नंबर पर जंप मारी है, ठीक है। अभी भी पीछे हैं लेकिन आगे निकलना है, फिलहाल ये इंप्रूवमेंट है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। देन उसके बाद मैं कुछ एडिशनल चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ, जैसे कि आपके मेन्स आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है कि हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने ये साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या स्टेप्स उठाए, तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप ये देख पाओगे आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं टू टैकल द साइबर सिक्योरिटी। तो पहला इनिशिएटिव है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, दूसरा साइबर स्वच्छता केंद्र, तीसरा ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, चौथा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, देन उसके बाद नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, देन उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, देन उसके बाद नेशनल साइबर पॉलिसी 2013। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे, इनिशिएटिव हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं टू टैकल दी साइबर अटैक। ओके, देन उसके बाद बात करता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और इसी आर्टिकल के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है। बात करी गई है नेटवर्क्स के बारे में,
तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है और पब्लिक एंटरप्राइज है, इन्होंने उद्घाटन कर दिया है नटरेक्स हाई स्पीड ट्रैक का। ये एक हाई स्पीड ट्रैक है, मतलब कि इस तरीके की रोड बनाई गई है, लगभग 11.3 किलोमीटर की ये रोड है। और यहाँ पे क्या होगा, जो भी कार वगैरह बन रही हैं, ठीक है, ट्रैक्टर बन रहे हैं, उनकी स्पीड टेस्ट करी जाएगी। हाँ भाई कितनी स्पीड पर है, और स्पीड के साथ और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ की टेस्टिंग करी जाएगी इस रोड पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो ये नटरेक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये एक हाई स्पीड ट्रैक है और ये बनाया गया है कहाँ पर, इंदौर के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इंदौर के अंदर ये इसका उद्घाटन हुआ है। नाउ अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ये जो नटरेक्स है इसको डेवलप किया गया है एक ऐसे एरिया में, लगभग यहाँ पे वो जो एरिया है उसका अगर हम साइज़ देखें तो वो 1000 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है। 1000 एकड़ की ज़मीन पर इसको बनाया गया है। और यहाँ पर अब क्या है, एक स्टॉप सोल्यूशन हो चुका है। यहाँ पर क्या होगा, हाई स्पीड परफॉर्मेंस टेस्ट किया जा सकता है अलग अलग व्हीकल्स का, चाहे वो 2 व्हीलर्स व्हीकल हो, चाहे वो बाइक, मोटरसाइकिल, फिर उसके बाद कार हो या फिर ट्रैक्टर हो, बस हो, सभी चीज़ का यहाँ पर पूरी तरह से आप कह सकते हो ट्रायल किया जा सकता है। देन उसके बाद ट्रायल के साथ साथ यहाँ पे और ही बहुत सारी टेस्ट कैपेबिलिटीज़ होने वाली हैं नटरेक्स के अंदर। वो टेस्ट कैपेबिलिटीज़ कैसी होंगी, जैसे कि आप कह सकते हो मैक्सिमम स्पीड को मेजर करना, एक्सेलरेशन, जो कांस्टेंट स्पीड फ्यूल कंजम्पशन है, मतलब कि जो एक स्पीड पे अगर चलती है तो कितना तेल खाती है गाड़ी, उन चीज़ों को मेजर करना, कितना एमिशन हो रहा है, पोल्यूशन क्या हो रहा है, हाई स्पीड हैंडलिंग क्या हो गई, हाई स्पीड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट क्या हो गया, इन सब चीज़ों को मेजर किया जा सकता है इस रोड के ऊपर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हाई स्पीड ट्रैक है इसका नाम है नटरेक्स, ये है इंदौर के अंदर। और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है बेसिकली मैक्सिमम स्पीड कैपेबिलिटी के लिए। और बहुत जो टॉप की कार्स हैं, जैसे कि बहुत टॉप कंपनीज कौन सी हो गई, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, टेस्ला, इनकी भी यहाँ पर पूरी तरह से हाई स्पीड हाई एंडिंग कार्स को मेजर किया जा सकता है। एक तरीके से इनकी भी टेस्टिंग की जा सकती है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पे इसी के साथ क्या है, ये आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश के अंदर ये लोकेटेड है। और जो आप कह सकते हो काफ़ी बड़ा ये एरिया आपको देखने को मिल पाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको बहुत सारे और बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे कि जो व्हीकल है वो अपनी एक मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकता है, लगभग 375 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकता है कोई भी व्हीकल, ठीक है। कर्व्स के ऊपर बहुत स्टीयरिंग कंट्रोल किया है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। ये एक आप कह सकते हो बेसिकली एक स्पोर्ट्स सेक्शन का रिलेटेड आर्टिकल हो जाएगा, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करी गई है एक इंपॉर्टेंट महिला के बारे में, दीपिका कुमारी, ठीक है, एक पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। हुआ क्या है, इन्होंने एक हैट्रिक मार दी है गोल्ड मेडल्स की। कौन से गेम में, आर्चरी में, तो यानी कि जो निशाना लगाते हैं आर्चरी, जो वर्ल्ड कप स्टेज 3 है पेरिस के अंदर हुआ है, यहाँ पर तीनों में उन्होंने हैट्रिक मारा है गोल्ड मेडल से। और दीपिका कुमारी एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे टॉप रैंक आर्चर भी बन चुकी हैं सभी वेमेंस के अंदर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पर्सनैलिटी, आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। और वेमेंस से रिलेटेड तो कोई भी आर्टिकल छोड़ा मत करो, क्योंकि वेमेंस से रिलेटेड चाहे यूपीएससी हो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सभी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ जो ये दीपिका कुमारी महातो हैं, इनका जन्म हुआ था 1994 में रांची झारखंड के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर ये एक इंडियन एथलीट हैं जो कि compete कर रही हैं, अब compete कर भी चुकी हैं आर्चरी के इवेंट्स में। अब यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में। आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि फिर से यहाँ पर इन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स का रिकॉर्ड बना दिया है 2021 में, जो ये पेरिस वर्ल्ड कप हुआ है। उसी के साथ इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2012 में, और पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2016 में। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ध्यान रखना है। देन उसके बाद एक और आर्टिकल आता है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से, इसको रिलेट कर सकते हो। डिस्कशन किया गया है माइक्रो एटीएम के बारे में। तो जो लद्दाख और जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सर्विस है, ये क्या कर रहे हैं, ये माइक्रो एटीएम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जो है आराम से विड्रॉ कर सकता है, जमा कर सकता है कैश को, यानी कि जो काफ़ी दूर एरियाज़ हैं, उबड़ खाबड़ वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो है आराम से माइक्रो एटीएम की फैसिलिटीज़ वगैरह पहुँचाई जाएंगी, जहाँ पर बैंकिंग की अच्छे से फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो कहाँ पर हो रहा है, सब लद्दाख के अंदर हो रहा है। नाउ ये जो माइक्रो एटीएम है, पहला क्वेश्चन तो यही है, ये क्या होता है। माइक्रो एटीएम बेसिकली एक कार्ड स्वाइप मशीन है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो ये वाली मशीन है, इसमें आप कार्ड स्वाइप कर ही विड्रॉ कर सकते हो और साथ ही साथ डिपॉजिट भी कर सकते हो। एक शॉपकीपर के पास होगी या फिर कोई कॉरेस्पेंडेंट होगा, ठीक है, उसके पास ये देखने को मिल पाएगी ना। उसमें क्या होगा, ये जो बैंक है वो पूरी तरह से कनेक्टेड होगा इस पूरे के पूरे सिस्टम से। ये चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम से यहाँ पे बैंक कनेक्ट होगा, और जो ये मशीन है इसके अंदर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होने वाला है, ताकि जो चीज़ें हैं वो ऑथेंटिसिटी के ऊपर सारी की सारी बेस्ड हों। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो ये जो माइक्रो एटीएम है
बेसिकली ये हैंड हेल्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है। यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो किसी भी शॉप के ऊपर ये रख दिया जाएगा, किसी भी शॉप के पास होगा या फिर जो है आप कह सकते हो कोई कॉरेस्पेंडेंट होगा उसके पास ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से ये मोबाइल एटीएम सर्विस आपको दी जा रही है, आपके घर पे मिल रहा है आपको ये सर्विस, आप विड्रॉ कर सकते हो, वहाँ से डिपोजिशन कर सकते हो, और क्या बेनिफिट्स चाहिए। ठीक है, अब ये एटीएम वर्क कैसे करते हैं, तो अब अगर हम बात करें माइक्रो एटीएम कैसे वर्क करते हैं, तो ये जो बैंक है, बैंक क्या करता है, एक कॉरेस्पोंडेंट को साइन करता है, देन उसके बाद यहाँ पर वो कॉरेस्पोंडेंट जो है अपने कस्टमर्स को साइन करता है रिमोट एरियाज़ के अंदर, जो भी ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर किसी भी चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको वेरीफाई किया जा सकता है, उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करी जाती है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है ताकि ऑथेंटिफिकेशन के लिए लिया जा सके। देन ये जो फिंगरप्रिंट और पर्सनल डिटेल्स है उसको लिंक किया जाता है आधार कार्ड से। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर इसको सर्व किया जा सकता है एज अ आईडी प्रूफ। अगर आप लोगों को मनी वगैरह विड्रॉ करना है तो आईडी प्रूफ की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा आधार कार्ड वगैरह को। तो बेसिकली माइक्रो एटीएम वर्क ऐसा होने वाला है, यानी कि जगह जगह पर आप घर पे बैठकर अपना जो है काम कर सकते हो। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन के बाद यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि डीमोनेटाइजेशन जैसे ही नोट बदले हमारे, तन उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया था माइक्रो एटीएम सिस्टम को, ताकि जो लोग हैं वो मनी को विड्रॉ कर सकें। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो माइक्रो एटीएम है ये कितना कन्वीनियंट है, कितना आसानी से यहाँ पर ये वर्क करता है। तो इसका जो कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट है माइक्रो एटीएम का वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम बात करें वैसे एटीएम की, जहाँ पर आप कह सकते हो जैसे नॉर्मल एटीएम्स होते हैं, बड़ी सी मशीन होती है, एसी वगैरह लगा होता है, एक ऑफिस टाइप का देखने को मिलता है, तो फिलहाल उससे तो कम खर्चा लगता है। ये जो एटीएम है, एटीएम में आप कह सकते हो कि काफ़ी खर्चा वर्चा लगता है, लेकिन माइक्रो एटीएम में कोई छोटा खर्चा, बहुत छोटा सा खर्चा लगता है, और आपको एक छोटी सी स्वाइप मशीन चाहिए होती है, उसकी कनेक्टिविटी थोड़ा बहुत के ऊपर काम करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात यह है, जो आपको नॉर्मल एटीएम मशीन्स देखने को मिलती हैं वो पोर्टेबल नहीं होती हैं, वो एक ही जगह पर स्थिर रहती हैं। लेकिन माइक्रो एटीएम पोर्टल है, इसको इधर से उधर ले जाया जा सकता है। माइक्रो एटीएम ये कनेक्टिविटी इसके अंदर देखने को मिल पाएगी जीएसएम के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर इसको गाँव से गाँव में ले जाया जा सकता है, वहाँ पर ये विड्रॉ की और डिपॉजिट की फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। सिंपल। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसका नुकसान क्या है। माइक्रो एटीएम आपको मनी जो है हमेशा प्रोवाइड नहीं कर सकता, जैसे कि आपको एटीएम में 24 घंटे में कभी भी जाओ यार, कार्ड डालो, स्वाइप करो और फटाक से पैसा निकाल लाओ। ठीक है, ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन अब क्या है, ये जो माइक्रो एटीएम है, माइक्रो एटीएम अनअवेलेबल होगा जब वो शॉपकीपर चले जाएगा, जब शॉपकीपर की दुकान बंद होगी जहाँ पे उसके पास ये स्वाइप मशीन है। ठीक है, उसकी अगर दुकान बंद होगी तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल पाती हैं, तो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। देन उसके बाद आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे डिस्कशन किया गया एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल के बारे में। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, इन्होंने लॉन्च कर दिया है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। तो ये क्या है आगे हम बात करने वाले हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो पोर्टल है इसका मेन मकसद यही है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको प्रमोट करना, यानी कि आज के टाइम पर बिजनेस करना आसान हो। ठीक है, इसी को और ज़्यादा प्रमोट करने का काम करता है ये पोर्टल। अब जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो जाते हैं कोई इन चीज़ों के बीच में, तो उनको रिजॉल्व करने का काम करेगा। आर्टिकल कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली फोकस करने वाला है, कुछ लेजिस्लेटिव पॉलिसी रिफॉर्म्स वगैरह होंगे जो कि इस पोर्टल के अंदर, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट इसको बोला गया है। इसके अंदर एक लेटेस्ट डेटा होगा जो कि रिलेट होगा किस चीज़ से, कि जो कमर्शियल केसेस है वो कैसे फंक्शन वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, कमर्शियल कोर्ट्स जो हैं दिल्ली के, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता के हो गए। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो यहाँ पर उन डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। कुल मुद्दा क्या है, कुल मुद्दा ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाया गया है, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल, की कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई झगड़े ना हो, आराम से जो है ये जो बिज़नेस है उसको अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सके, और जो ये डूइंग बिज़नेस है ये अच्छी तरीके से हो सके, खासकर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। आज के टाइम पर इस इंडेक्स में बात करें तो इंडिया ने पहले ग्रो किया है, लेकिन इसको और ग्रो करने की ज़रूरत है। तो ये जो ईजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली यहाँ पर एक काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे उनको आराम से ये रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। देन उसके बाद क्या है, अब आते हैं एक और आर्टिकल की तरफ। अगेन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर डिस्कशन किया गया इंद्रजाल के बारे में। इंद्रजाल क्या है, तो देखो हैदराबाद बेस्ड टेक्नोलॉजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिनका नाम है ग्रीन रोबोटिक्स। अब इन्होंने एक तरीके से सिस्टम बना दिया है। अभी आपको मालूम होगा 27 जून को क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर में एक तरीके से जम्मू वाले एरिया में ड्रोन अटैक हुआ। अब उस ड्रोन अटैक को देखने के बाद एक कंपनी है जिसने इस ड्रोन अटैक का समाधान निकाल लिया कि इस ड्रोन अटैक को रोका जा सकता है। वो क्या है,
वो समाधान है, वो है इंद्रजाल। ठीक है, इंद्रजाल जो है ये होने वाला है बेसिकली एक डोम सिस्टम होने वाला है, जैसा कि इसराइल के पास अपना आयरन डोम सिस्टम है, उसी तरीके का ये भी डोम सिस्टम होने वाला है। नाउ ये जो ड्रोन डिफेंस डोम है, इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये 1000 से लेकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया को प्रोटेक्ट में रखेगा। कोई भी अगर आप कह सकते हो कि जैसे ये ड्रोन्स वगैरह हो गए या कोई भी बॉम्ब्स हो गए, लो रेडार क्रॉस सेक्शन हो गया, ये अगर ये सारी चीज़ें से कोई खतरा होता है इस 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में, 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में, तो क्या होगा, उस खतरे को वो टलवा देगा एक तरीके से। ये जो हमारा सिस्टम है इंद्रजाल, ये उन चीज़ों को कैप्चर कर लेगा या उन चीज़ों को उड़ा देगा। तो यहाँ पर ये डोम ऐसे वर्क करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंद्रजाल बेसिकली एक एंटी यूएवी आ चुका है। यूएवी का मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जैसे कि जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं होता, उसको रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जा सकता है। तो फिर उन सभी चीज़ों के प्रति यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलने वाली है भारत को, और वो है यहाँ पर इंद्रजाल का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि आप कह सकते हो कि जो रियल टाइम है उसके प्रति अवेयरनेस रहने वाली है, एक इंटेलिजेंट नेटवर्क होने वाला है, और जितने भी करंट वेपन सूट है या इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है। उसके बाद आप कह सकते हो कि एक 24/7 यहाँ पे वर्क करने वाला है, मॉनिटर करेगा। कुछ यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगी 9 से 10 टेक्नोलॉजी की, और अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि आपको मालूम होगा 27 जून को जम्मू एयरबेस पर हुआ है एक ड्रोन अटैक, और उसी की वजह से ये सब हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, ताकि हम लोग जो है इन चीज़ों को टैकल कर सके, और हम लोगों को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि इन ड्रोन वगैरह को उड़ा सके। देन आज का लास्ट आर्टिकल जिसमें डिस्कशन किया गया एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के बारे में। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कौन होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसको आप लोग सेबी बोलते हो। ठीक है, अब सेबी ने क्या किया है, एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कर दिया है एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि इन इन्वेस्टर्स के लिए एक फ्रेमवर्क्स वगैरह रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सेबी। सेबी क्या है, तो सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली एक रेगुलेटर है जो आप कह सकते हो शेयर मार्केट देखने को मिलता है, उसको तरीके से रेगुलेट करने का काम करता है ये पूरा का पूरा सेबी। ठीक है, सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, आपको ध्यान रखना है, और इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई 12 अप्रैल 1992 में। देन उसके बाद इसकी कुछ बेसिक फंक्शंस हैं सेबी के, जैसे कि जो इन्वेस्टर्स हो गए उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ऑब्वियस ही बात है, जो शेयर बाजार है इसको एक तरीके से एक पूरा का पूरा रेगुलेट करता है, और यही कोशिश होती है कि इन्वेस्टर जो है आराम से इन्वेस्ट करे इसके अंदर, और उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। नाउ सेबी यहाँ पर क्या करा है, सेबी ने डिफाइन कर दिया एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को। नाउ ये एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इन्वेस्टर मतलब कि जो निवेश कर रहा है। अब क्या है कि ये जो इन्वेस्टर हैं ये ए क्लास के इन्वेस्टर्स होते हैं। अब क्या, ये मैंने यहाँ से अ क्लास ऑफ इन्वेस्टर नहीं बोला है, ए क्लास के मतलब ये टॉप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि वेल इन्फॉर्म्ड हो, अच्छे खासा एजुकेटेड हो, पता हो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या है। ठीक है, उनके पास अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन हो इस पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग। अब जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं ये कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, फैमिली ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म्स, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी होशियार व्यक्ति जिसको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की पूरी तरह से नॉलेज हो। ठीक है, कोई भी एलिजिबल है एक्रेडिटेड इन्वेस्टर बनने के लिए, उसकी जो एनुअल इनकम हो वो लगभग 2 करोड़ के आसपास हो, और जो टोटल नेटवर्थ हो वो 7.4 करोड़ के आसपास हो, और जो फाइनेंशियल एसेट्स होने चाहिए वो उसके पास 3.75 करोड़ के आसपास होने चाहिए। देन ही इज़ एलिजिबल टू बिकम अ एक्रेडिटेड इन्वेस्टर। नाउ ये जो एक्रेडिट एजेंसी है, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि सब्सिडरीज ऑफ डिपॉजिटरीज और स्पेसिफाइड स्टॉक एक्सचेंज हो गए, तो ये सब बहुत सारे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वही आपको ये टाइटल देते हैं। ठीक है, अगर जिसके पास यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी है, जिसके पास इतना कुछ है, देन उसके बाद वहाँ पर उसको टाइटल मिल सकता है ये एक्रेडिटेड इन्वेस्टर का, और टॉप लेवल के यहाँ पे इन्वेस्टर्स बोले जाते हैं एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या होता है, इनको बहुत सारे फ़ायदा मिलता है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रुपए से होता है, जैसे कि मान लो कि कहीं पर इस पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट जो है अगर आपको करना है तो आपको इतना 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनको काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन मिल जाता है, काफ़ी हद तक छूट मिल जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है, हाँ कोई अगर यहाँ पे टाइटल मिल रहा है तो उसका बेनिफिट भी इन लोगों को मिलता है। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 आर्टिकल पीआईबी से लिए हैं, 2-3 एआईआर से हैं, देन उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का भी है, और द हिंदू का आर्टिकल्स भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।